सर मैं एक जानकारी जानना चाह रहा था, ये जो सिस्टम है आपके पास, ये किस तरह से वर्क कर रहा है, किस तरह से बता रहा है हमें, और इसका जो जो ऐसे नेगेटिव या पॉजिटिव बताता है कुछ भी एनर्जी का, तो उसका निवारण कैसे हो या क्या निवारण है उसके बारे में जानता है। बहुत अच्छा सवाल आशीष जी ने किया है, जो कि खुद भी एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर हैं। तो आपके माध्यम से सवाल आया है कि ये किस प्रकार से हमको बताता है कि कौन से ग्रह की एनर्जी या कौन सा ग्रह हमारा शुभ या अशुभ है और कितनी पावर में है, तो वो कैसे पता लगता है। तो इससे पहले मैंने जैसे आपको बताया था कि धरती पर जो कुछ भी है उसको हम किसी न किसी ग्रह से जोड़ करके देखते हैं। तो उस ग्रह की वो एनर्जी है। अब इसमें हमको ये सैंपल्स दिखाई दे रहे हैं, ये कोई जादू नहीं है। इसके अंदर क्या है कि अगर शनि की एनर्जी आपको चेक करनी है तो आप लोहे के टुकड़े से चेक कर सकते हैं, आप उड़द की दाल से चेक कर सकते हैं। तो आप इस तरीके से जिस जिस ग्रह की जो जो वस्तुएं हम मानते हैं, तो जो सबसे पावरफुल वस्तु उसकी हम उसके नज़दीक की मानते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी और उस ग्रह की फ्रीक्वेंसी एक उन दोनों की वाइब्रेशंस हैं। और उस वजह से वो सैंपल इस मशीन के अंदर डालने से ये बता रहा होता है कि ये एनर्जी मुझको मेरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को घटा रही है कि उसको बढ़ा रही है। ओवरऑल सब ऊर्जा शरीर को उसको क्या बैलेंस दे रही है, मेरे ऑरा को कैसे व्यवस्थित कर रही है। जिस प्रकार से हम पुरानी समय में अपने देखते हैं, अपने ऋषि पुरुष महापुरुषों को हम देखते हैं, उनकी फोटो के पीछे एक वो गोल चक्र हमको दिखाई देता है। वो ऑरा का ही एक रूप है कि उनका ऑरा इतना स्ट्रांग हो जाता है। जैसे सामान्य भी अभी तो बहुत सारी और भी चीज़ें इससे आगे की भी क्लियन फोटोग्राफी है, उसके माध्यम से तो हम ये भी देख सकते हैं कि किस प्रकार से वो लेयर्स जो हैं, वो लेयर्स किस प्रकार से वो व्यवस्थित रहेंगी तो दूसरी तरीके से आपका फोटो आएगा, और वो अव्यवस्थित होंगी तो वो दूसरी स्ट्रेस जिस किसी चक्रा में भी होगा वो उसके माध्यम से बड़ी आसानी से जाना जा सकता है। और आपको आने वाले 6 महीने बाद, साल भर बाद कौन सी बीमारी होने वाली है, कौन से चक्रा में आपके प्रॉब्लम है और कौन से अंगों की समस्या आपको आने वाली है, वो हम हॉरोस्कोप के माध्यम से भी हमको पता लग जाता है। लेकिन इसके माध्यम से हमको वो पहले से भी वो अंदाज़ा, हम इसके माध्यम से अंदाज़ा नहीं है सटीक उस चीज़ को बता सकता है हमको कि आपको ये समस्या आने वाली है, और हम उससे बच के चलेंगे तो लाजमी बात है कि वो समस्या हमको कम परेशान करेगी। तो इस प्रकार से जैसे आपने बहुत अच्छी बात पूछी, तो वो ये सब वो सैंपल्स हैं जिनके माध्यम से हम उस एनर्जी को, उस फ्रीक्वेंसी को हम चेक करेंगे। अब एक और इससे आगे अगर हम देखते हैं तो धरती के नीचे बहुत सारी रासायनिक प्रक्रियाएं चलती रहती हैं, उनके माध्यम से होने वाले बहुत सारे स्ट्रेस हैं। तो वो स्ट्रेस क्या है, वो ज़मीन के नीचे से भूगर्भीय बहुत सारे रेडिएशंस, वो तरंगे वो इस टाइप की निकलती हैं। तो एक उदाहरण के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहूँगा कि जिस प्रकार हम बहुत सारी जगह पर देखते हैं, बहुत सारे चौराहों पर, बहुत सारे मोड़ों पर कि एक्सीडेंटल जोन, वो ऐसा क्यों कि वहाँ एक्सीडेंट सबसे ज़्यादा क्यों होते हैं। तो अब अगर आप इसकी गहराई में जाएंगे तो इस धरती पर हम इसलिए सरवाइव कर पाते हैं क्योंकि जो हमको जो ब्रेन दिया है ऊपर वाले ने, उसकी फ्रीक्वेंसी, उसकी वाइब्रेशन, वो और धरती की वाइब्रेशन, इस अर्थ की जो वाइब्रेशंस हैं वो सेम है। एक ही फ्रीक्वेंसी पर ये धरती कार्य करती है, एक ही फ्रीक्वेंसी पर हमारा ब्रेन कार्य करता है। अब वो ब्रेन जो है उस जगह पर जियोपैथिक स्ट्रेस के कारण से, वो जियोपैथिक स्ट्रेस और उस रेडिएशन के कारण से वो ब्रेन देख रहा होता है कि सामने से कोई आ रहा है, या यहाँ गड्ढा है, या यहाँ गिर सकता हूँ मैं, या यहाँ एक्सीडेंट हो सकता है। तो दिमाग ठीक जगह पर ठीक संकेत भेज रहा होता है, लेकिन उस रेडिएशन की वजह से, अर्थ की फ्रीक्वेंसी और आपकी फ्रीक्वेंसी के बीच में डिस्टर्बेंस की वजह से वो दिमाग संकेत भेजने में या तो देरी कर देता है या संकेत भेजने में जल्दी कर देता है, और वो आपका निर्धारित जो अंग है, जो ब्रेक लगाने के लिए आपके पैर को वो संकेत मिलना चाहिए, उसके संकेत के मिलने में जल्दी या देरी हो जाती है। उस जल्दी या देरी के कारण से वो एक्सीडेंट हो जाता है। तो इस प्रकार अगर आप जितने ज़्यादा आप सकारात्मक रहते हैं, जितना ज़्यादा आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग रहता है, तो उस प्रकार के स्ट्रेस से भी आप बचे रहते हैं।
तो वो फ्रीक्वेंसीज, वो रेडिएशंस, वो आपको ज़्यादा हार्म नहीं पहुंचा पाते। तो जिस प्रकार हम देखते हैं कि ब्लैक एनर्जी, काला जादू या उसके माध्यम से भी, तो उसके लिए भी उस सामने वाले को कराने के लिए आपका डीएनए चाहिए होता है। तो उस सूक्ष्म ऊर्जा से हमारा शरीर चलता है। अब वो चित्त है या आत्मा, कुछ भी कह सकते हैं, उसके माध्यम से भी ये सारी चीज़ें डिसाइड होती हैं कि वो उसके पास में वो सारा ज्ञान है, लेकिन हम किसी न किसी बाहरी इन्फ्लुएंस में हैं। हमको ये बताया गया कि ये चीज़ अच्छी है, मैंने कभी ये अनुभव नहीं किया कि ये मेरे लिए अच्छी है कि नहीं है। जिस प्रकार आप अच्छा सुस्वादु भोजन देखते हैं और वो अगर आपके लिए सूटेबल आता है, तो आपके मुंह में खुद से खुद सलाइवा बनना शुरू हो जाता है। लाल टपकना किसको कहते हैं? तो मुंह में सलाइवा बनने का कारण क्या है? तो वो भोजन उस समय पर शरीर को चाहिए, इसलिए उसने उसको पचाने की कार्यवाही पहले से पहले ही शुरू कर चुका है। तो वो भोजन आपको नुकसान नहीं देने वाला है, लेकिन चूंकि डॉक्टर ने हमको बताया है कि वो भोजन आपको नुकसानदायक है, लेकिन शरीर को तो सारी चीज़ें चाहिए, उसको तो सभी कुछ चाहिए। तो वो उस समय पर शरीर की आवश्यकता है, शरीर में उस चीज़ की कमी है। तो लेकिन हम उसको कैसे समझें, कैसे जानें? लेकिन हम बाहरी इन्फ्लुएंसेज में ज़्यादा रहते हैं और अपनी आत्मा की आवाज़ कम सुन रहे होते हैं। ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं कि जिसमें लोगों को उनकी आँख पर पट्टी बांध दी और कि हम आपको गड्ढे में गिरा देंगे, और गड्ढा दिखाया गया उनको और बोले जाओ। और वो जब गए तो उसमें से 95% लोग वो गड्ढे में गए ही नहीं, वो जहाँ गड्ढे बिछे हुए थे वो उस पर कूद गए। तो अब आँख पर पट्टी बांधने के बाद भी उनको कौन बता रहा था, लेकिन चूंकि उनकी सिक्स सेंस सक्रिय हो गई और वो आत्मा की आवाज़ वो सुनने लगे, तो वो कहते हैं कि आत्मा की आवाज़ कभी गलत नहीं होती है। तो वो आत्मा की आवाज़ हम कैसे सुने बिना किसी बाहरी इन्फ्लुएंस के? हम ये कैसे समझे कि ये चीज़ मेरे को बाहर से सिखाई गई है और ये चीज़ मेरी आत्मा मांग रही है? तो ये हमको ध्यान करना पड़ेगा। वही हम मेडिटेशन के बारे में या किसी चीज़ के बारे में, जो भी बाहरी पदार्थ के बारे में हम किसी का भी ज्ञान है, वो विज्ञान है, और जो आपके भीतर है वो ज्ञान है। बाहर किसी भी पदार्थ के लिए अगर आपको जानकारी करनी है तो आपको उसके पास जाना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा, वो कैसे बड़ा होता है, क्या खाता है, कैसे रहता है। लेकिन आपको अपने विषय में जानकारी करनी है तो आपको अपने अंदर झांकना पड़ेगा, अपना तीसरा नेत्र खोलना पड़ेगा। इस प्रकार हम इसमें से बहुत सारी चीज़ें, जैसे ग्रह की एनर्जी हम नाप लेते हैं, तो अब पतरी पर बहुत सारी, मैं आपकी बात को ही, अगर ठीक ठाक किसी की पतरी देखनी है आपको तो वो एक लंबा समय चाहिए। अब वो भी जल्दी में है और एस्ट्रोलॉजर भी जल्दी में है, तो उस गणना के माध्यम से वो उतना समय उसको चाहिए कि इस समय कौन ग्रह का गोचर, नक्षत्र, वो कौन सा चरण, और बहुत सारी चीज़ें आपकी कैलकुलेशन आप मेरे से ज़्यादा ही जानते हैं। तो वो इतनी कैलकुलेशन करने में उसको भी 10 मिनट में सॉल्यूशन चाहिए, कई बार उसको 5 ही मिनट में सॉल्यूशन चाहिए, और आपको भी जल्दी है। तो उस समय वो कई बार फौरी तौर पर हम देख लेते हैं कि इवन इस समय पर क्या हो रहा है, वो उतनी गहराई तक हम नहीं जाते। इससे हम मिनट टू मिनट ये नाप सकते हैं कि इस क्षण पर क्या स्थिति है। तो इसके माध्यम से जैसे बहुत सारी बार कोई उपाय हमको बताया जाता है एस्ट्रोलॉजर के द्वारा। अब इसमें एक बड़ी समस्या ये खड़ी हो गई कि एस्ट्रोलॉजर हमको उपाय बता रहा होता है, हम कर भी रहे होते हैं, और हमको वो जब एक समय पर कुछ लाभ भी कर रहा होता है या नहीं भी कर रहा होता है, और एक समय पर जब वो उसकी आवश्यकता नहीं होती उपाय की, हम तब भी करते चले जाते हैं। तो वो उस ग्रह की एनर्जी को हम क्या कर रहे होते हैं कि बढ़ाने का या उसको अपने से दूर करने का उपाय हमको बताया गया एस्ट्रोलॉजर से। जब वो ग्रह हमको हमारे अकॉर्डिंग भी आ जाता है, हमको कॉम्प्लीमेंट भी करने लगता है, तब हमको ब्लेसिंग्स भी करने लगता है, तब भी हम उसको रिमूव करने का उपाय जारी रखते हैं। तो वो चीज़ हमको अब वो हार्मफुल हो जाती है। अब वो हार्मफुल होने के चक्कर में वो कहते कि यार उन्हें वो वाला पंडित ठीक नहीं है, वो ज्योतिषी ठीक नहीं है, वो एस्ट्रोलॉजर ठीक नहीं है। तो कई बार हमको ये विचार करना चाहिए कि अगर हम
इसके माध्यम से चेक कर लें कि वो उपाय भी हमको बताया जा रहा है, क्या पता वो कौन सी कितनी ऊर्जा का कॉम्बिनेशन है। देखिए उपाय हमने किसी ग्रह को उसका 70% जो है वो सूटेबल आ रहा है, हमको उसको 100% करना है। आपने किन वस्तुओं का दान उसको बता दिया, आपने उसको 100% करना है और आपने उसको उन वस्तुओं का, उसकी इतनी वाइब्स वाली फ्रीक्वेंसी वाली वस्तुओं का दान उसको बता दिया कि वो उसका 100% जो है वो 200% हो जाता है, वो 200% हो जाता है, तो वो ज़्यादा एनर्जाइज हो गया तो वो भी नुकसानदायक है, कम हो गया तो वो भी नुकसानदायक है। तो अनुभव और ज्ञान के आधार पर आपकी बात अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक रहती है, लेकिन उस पर्टिकुलर उस व्यक्ति को उसके अकॉर्डिंग वो क्या कहता है, उसको कितनी एनर्जी की आवश्यकता थी, उसको 1.25 किलो दाल चढ़ाने से काम बनने वाला था या उसको 11 किलो दाल दान करनी थी। तो ये सब चीज़ें हम इसके माध्यम से बहुत आसानी से जान सकते हैं।